गुड मॉर्निंग बच्चे, सुप्रभात। आज हम 9वीं कक्षा भूगोल विषय के अंतर्गत जो 9वां पाठ है व्यापार, इसका अध्ययन करना है। इस पाठ के बारे में इसके पहले पीरियड में हमने जानकारी लिया है। फिर भी आज हम दोबारा इस पाठ का अध्ययन करना है। ये जो पाठ है ये 2 पार्ट में मैंने किया था पीडीएफ। अभी जो दूसरा जो पार्ट है, इस पार्ट का अध्ययन हमें आज करना है। सबसे पहले आपको व्यापार किसे कहते हैं या व्यापार कहाँ जाता है, किसे कहा जाता है, यह समझ के लेना ज़रूरी है। अगर वो समझ में आता है तो ये पाठ समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सब लोग इसकी जो परिभाषा है, ये परिभाषा आपको बता देता हूँ। ग्राहक और विक्रेता वस्तुओं का क्रय विक्रय अथवा लेन देन करते हैं, इसे ही व्यापार कहा जाता है। ग्राहक यानी जो वस्तुओं को उपभोग करने वाला, उपभोक्ता, और विक्रेता यानी वस्तुओं को बेचने वाला। बराबर है। जो बेचने वाला और जो खरीदने वाले हैं, इन दोनों के बीच में जो व्यवहार होता है, जो लेन देन होते हैं, उससे क्या कहते हैं? हम व्यापार कहते हैं। ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि यह आपको 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्यापार किसे कहते हैं या व्यापार किसे कहा जाता है? तो ग्राहक यानी उपभोक्ता और विक्रेता, इन दोनों के बीच जो क्रय विक्रय यानी क्रय विक्रय, लेन और देन, क्रय विक्रय, क्रय यानी लेना, विक्रय यानी बेचना। बराबर है। क्रय विक्रय, इन दोनों शब्दों का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। क्रय यानी लेना, विक्रय यानी बेचना। बराबर है। तो दोनों वस्तु, ग्राहक और विक्रेता वस्तुओं का क्रय विक्रय अथवा लेन देन करते हैं, इसे व्यापार कहा जाता है। बराबर है। ये जो व्यापार की जो संकल्पना है, ये संकल्पना है, इसकी जो परिभाषा है, ये परिभाषा आपको स्पष्ट रूप से मैंने बता दी है। ठीक है। देखिए, व्यापार जो है अपने देश में 2 प्रकार के व्यापार होते हैं। एक थोक व्यापार होता है, वस्तु की मात्रा के अनुसार। देखिए, वस्तु की मात्रा के अनुसार, मात्रा यानी उसकी जो नग, बराबर है, जैसे कि डजन, नग, बराबर है। इसके आधार पर व्यापार के जो है 2 प्रकार है। वस्तु की मात्रा के अनुसार या वस्तुओं के नग की संख्या के अनुसार एक प्रकार है, और दूसरा है प्रदेश के विस्तार के अनुसार। प्रदेश के विस्तार के अनुसार, इस प्रकार व्यापार के 2 प्रकार है। तो वस्तु की मात्रा के अनुसार इसमें थोक व्यापार और चिल्लर व्यापार। थोक व्यापार किसे कहते हैं? जैसे कि बाजार समिति है, वासी का मार्केट है, सब्जी मंडी, बराबर है, वो थोक व्यापार है, क्योंकि वहाँ पूरे अपने महाराष्ट्र से या अन्य राज्य से क्या होता है, वहाँ जो भी चीजें हैं या वस्तु लाते हैं, फिर वहाँ से जो चिल्लर यानी जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, वो दुकानदार क्या करते हैं, वहाँ से वो वस्तु या जो भी माल है वो क्या करते हैं, लाते हैं, और उससे जो छोटे छोटे व्यापार है या दुकानदार है, उससे हम क्या करते हैं, खरीदते हैं। बराबर है। ये व्यापार की, ये जो वस्तु और नग के अनुसार ये व्यापार का प्रकार होगा। दूसरा है प्रदेश के विस्तार के अनुसार। प्रदेश के विस्तार यानी कौन सा? जो स्थानीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार। बराबर है। स्थानीय व्यापार किसे कहते हैं? जो अपने देश के अंदर, जो अपने देश के अंदर व्यापार होता है, उसे स्थानीय व्यापार। जैसे भारत देश के अंदर, बराबर है, जैसे कि महाराष्ट्र से कर्नाटक, या महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये स्थानीय व्यापार पद्धति कहते हैं। बराबर है। यानी स्थानीय व्यापार पद्धति यानी
या उसे राष्ट्रीय व्यापार प्रकार भी कहा जाता है। यानी अपने राष्ट्र के अंदर या अपने स्थानीय स्तर पर जो व्यापार होता है उसे स्थानीय या राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। बात समझ में आया क्या? स्थानीय व्यापार या राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? जो व्यापार अपने देश के अंदर, जैसे कि महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से तमिलनाडु, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से गुजरात, बराबर है, या जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र, राजस्थान से महाराष्ट्र, यानी अपने देश के अंदर जो व्यवहार होता है उसे व्यापार क्या कहते हैं? स्थानीय व्यापार या राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और उसी में से दूसरा कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय भाई व्यापार। अंतरराष्ट्रीय भाई व्यापार यानी इसमें एक देश से दूसरे देशों को, देखिए, एक देश से दूसरे देशों से साथ व्यवहार करना। जैसे एक से अनेक देश होते हैं, एक देश से अनेक देशों के साथ जो हम व्यापार करते हैं, जो व्यवहार होता है, वस्तुओं की लेन देन होती है, उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। बराबर है? ये आपको समझ में आया? व्यापार के दो प्रकार है, एक है वस्तु की मात्रा के, वस्तु के नग की संख्या के अनुसार, और दूसरा है प्रदेश के विस्तार के अनुसार। ये दो है, वस्तु की मात्रा के अनुसार के इसके दो प्रकार है, थोक व्यापार और चिल्लर व्यापार। थोक व्यापार और चिल्लर व्यापार। तीसरी बात है कि जो प्रदेश के अनुसार के मैंने बताया, स्थानीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इस प्रकार ये व्यापार के प्रकार, बराबर है। इसमें आयात और निर्यात का भी है। आयात किसे कहते हैं? जिन वस्तुओं को या सेवाओं को हम क्या करते हैं? खरीदते हैं, उसे आयात कहते हैं। इसको इंग्लिश में इंपोर्ट कहते हैं, बराबर है। निर्यात किसे? उसमें से दूसरा है निर्यात। निर्यात यानी एक्सपोर्ट, वस्तुओं को, सेवाओं को क्या करना? बेचना, उसे निर्यात कहते हैं। ये बात आपको समझ में है। उसके बाद आज हमें देखिए, आज हम जो इस प्रकार का जो व्यापार होता है, इस व्यापार के लिए संसार के कुछ आर्थिक संगठन हैं, अलग अलग प्रकार, अलग अलग जो देश है, इन देशों ने ये जो व्यापार के लिए कुछ संगठन निर्माण किए हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 198 जो पूरे वर्ल्ड में देश है, छोटे मोटे सब मिलाकर, बराबर है। कितना? 198 है। तो ये 198 जो देश है, इन देशों ने क्या किया? अपना जो आर्थिक संगठन, अपना जो विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार के उन्होंने संगठन बनाए हैं। और वो संगठन क्या करते हैं? अपने देश को विकास के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं, बराबर है। तो उसमें से पहला जो है संगठन, इसमें कुल मिलाकर 8 संगठन है। कितने हैं? 8 संगठन। तो 8 संगठन में अलग अलग जो देश है, वो देश ने क्या किया है? स्थापित किया है। उसका देखिए, इसमें से उन्होंने उस देश के नाम है, उसकी संख्या है, उसका मुख्यालय, उसके बाद उनके उद्देश्य और कार्य क्या होते हैं, ये भी हमें देखना है। देखिए, उसमें से पहला जो है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बराबर है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुल मिलाकर 153, कितने हैं? सॉरी, 164 है, बराबर है। 164 ये पूरे देश है, इसमें है, इस संगठन में। और इनका जो मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। देखिए, आपको यह क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि आपको रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए, या जोड़ियां मिलाने के लिए, या एक वाक्य के लिए आपको क्या है? क्वेश्चन आता है। जैसे कि इसमें से क्वेश्चन कौन सा हो सकता है? विश्व व्यापार संगठन में कुल मिलाकर कितने देश है? बात समझ में आई? या विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन हो सकता है 1 नंबर के लिए। या विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय डैश डैश में है।
तो कौन सा है, जेनवा या स्विट्जरलैंड, बराबर है। तो ये जो है इसके लिए मैं इसको विस्तार से आपको बता रहा हूँ। ये जो है कुल मिलाकर 164 देश है, इनका जो मुख्यालय है जेनवा, उसको स्विट्जरलैंड कहते हैं। हाँ, इंग्लिश में भी पूछते हैं WTO, WTO का अर्थ बताइए, बराबर है। ये भी होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बराबर है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए इसमें आपको इनका उद्देश्य और क्या कार्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराना। ये जो संगठन है इन्होंने क्या किया, ये जो 164 जो देश है उन सब के लिए क्या करना, उन लोगों के साथ चर्चा करना, चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराना, व्यापार के लिए संबंधित अगर कुछ मतभेद है तो उनको निपटाना, राष्ट्र की व्यापार नीति को देखरेख करना और विकसनशील देशों के लिए तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। देखिए ये महत्वपूर्ण है, यानी जो देश विकसनशील है, जिनका विकास हुआ है, उन देशों के साथ तकनीकी की सहायता से, यानी आधुनिक प्रौद्योगिकी के आधार पर, तकनीकी के आधार पर उन देशों से क्या करना, प्रशिक्षण प्राप्त करना, यानी प्रशिक्षण उपलब्ध करके लेना। ये इनका मुख्य कार्य या उद्देश्य है। बात समझ में आ गया। पहली जो संगठन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उससे हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरा जो संघ है, संगठन है, उसका नाम है यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, बराबर है। इसमें कुल मिलाकर 28 राज्य है। कितने हैं इसमें, कुल मिलाकर 28 राज्य है। और इनका जो मुख्यालय, इनका मुख्यालय क्या है, ब्रेजिलियम, बुसलेन। तो इनका कार्य क्या है, जैसे कि इनका भी कार्य यह है कि जो यूरोपीय देश है, बराबर है, जो यूरोपीय देश है, इन सबको क्या करना किया है उन्होंने, एकत्रित बाजार प्रणाली विकसित की है। देखिए जो यूरोपीय देश है, यूरोपीय जो राष्ट्र है, उनके लिए उन्होंने व्यापार बाजार की प्रणाली विकसित की है। उसके बाद वहाँ की जो यूरोप में जो वस्तु और सेवा और पूंजी स्वतंत्र संचार करना है। देखिए उन संगठन में उनके जो 27-28 राज्य है, इस 28 राज्य में जो भी व्यापार है, वस्तु है, सेवा है, पूंजी है, वो स्वतंत्र रूप से क्या करेंगे, वो संचार करेंगे। उसके बाद उन देशों के बीच, यानी यूरोपीय जो देश है, इन देशों में वस्तुओं को बेचते समय या लाते समय किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया, ने उन्होंने टैक्स क्या कर दिया, बंद कर दिया। सभी देशों ने वस्तुओं को लेन देन करते समय सभी वस्तुओं का कर रद्द किया है। बात समझ में आ गई। क्या क्या है, जो यूरोपीय संघ है या यूरोपीय राष्ट्र है, उन्होंने अपने देशों के अंदर यानी 27-28 राज्य जो है, इस 27-28 राज्य में जो भी व्यवहार करने वाले, वस्तुओं को बेचना है, वस्तुओं को लेना है, लेन देन करना है, उस पर जो भी टैक्स लगाया था उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, यानी उसको खत्म कर दिया। इसके बाद सदस्य देशों के लिए यूरो मुद्रा निश्चित किया, और उन्होंने अपनी जो मुद्रा स्थिति है, वो मुद्रा स्थिति को क्या किया है, एक प्रकार की निश्चित मुद्रा स्थिति बनाए हैं। ये हो गए दो प्रकार, बराबर है। संसार के आर्थिक संगठन के दो प्रकार हो गए। अभी तीसरा जो प्रकार है वो है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसमें कुल मिलाकर 13 सदस्य हैं, और इनका जो मुख्यालय है ऑस्ट्रिया, वियना। इनका मुख्यालय क्या है, ऑस्ट्रेलिया, वियना। देखिए आपको ये जो क्वेश्चन है ओपेक, आपेक, ये नीचे आपको आपेक भी आया है, इनका अंतर स्पष्ट करने के लिए भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए ठीक है, वो बाद में बता देता हूँ। अभी ये सुनिए, इस
ये जो ओपेक है इसमें 13 सदस्य है। वियना इनका मुख्यालय है। ऑस्ट्रिया भी कहा जाता है इसको। इनका कार्य क्या है देखिए, ये जो पेट्रोल इन देशों के जो खनिज तेल यानी खनिज तेल होता है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, रॉकेल है, बराबर है, ये जो तेल है केरोसिन, ये जो खनिज तेल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण रखना। पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो व्यापार करते समय उनकी जो खनिज तेल की जो व्यापार जो है उस पर क्या करना है, नियंत्रण रखना है। उनकी जो कीमत है, उनका जो मूल्य है उत्पादन और उसकी जो कीमत, उस पर नियंत्रण रखना। सदस्य देशों के बीच तेल उत्पादन तथा उसकी कीमत नियंत्रित रखना। बराबर है ना। ये सदस्य ने क्या किया है, अन्य देशों के हम जो खनिज तेल बेचते हैं उनका जो कीमत है, उनकी जो मूल्य है, उस मूल्यों को क्या करना, नियंत्रित रखना है। और तेल निर्यात में सुसूत्रता लाना। देखिए तेल का जो निर्यात करते हैं, बराबर है, बहुत सारे देश है, इन देशों से क्या करते हैं, ये जो तेल है तेलों को खरीदते हैं, बराबर है। तो खरीदते हैं वो लोग क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। तो उन लोगों को क्या करना पड़ता है, इसमें सुसूत्रता रखना पड़ता है। तो इस प्रकार ये जो निर्यात और आयात इनमें क्या करना है, उनको सुसूत्रता रखना है। इस प्रकार इनका जो उद्देश्य है, इनका जो कार्य है। इसके बाद जो अगला जो है संगठन है वो है सार्क। इसमें 8 सदस्य है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इनका जो मुख्यालय है काठमांडू यानी नेपाल में है। ये क्वेश्चन आता है, सार्क परिषद होता है, आपने कभी न्यूज़ सुना होगा तो आपको इसके बारे में जानकारी पता चलता है। सार्क परिषद होती है। और इस सार्क परिषद यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसको सार्क कहते हैं। इसका अर्थ, इसमें कुल मिलाकर 8 सदस्य है। इसका जो मुख्यालय कहाँ है, नेपाल में है, काठमांडू। देखिए इनका उद्देश्य क्या है, दक्षिण एशिया के देशों की समान समस्या समझते हुए उनके समाधान के लिए उपाय करना। जो दक्षिण एशिया के जो देश है, इनकी जो समस्या है उस समस्या को समझना है और उसको सुलझाने का काम, उसको समाधान करने के लिए उपाय योजना करना है। सदस्य देशों के बीच सामाजिक कल्याण, जीवन स्तर ऊंचा उठाने के प्रायोगिक सहयोग बढ़ाना। देखिए इन देशों के साथ समाज कल्याण के लिए या लोगों का जो जीवन है या ऊंचा करने के लिए, उनका विकास करने के लिए विशेष तौर पर क्या करना, सहयोग करना, उसको बढ़ावा देना, ये काम करती है। उसके बाद एशिया यानी दक्षिण एशिया की अशांति को दूर करना। देखिए दक्षिण क्या है, एशिया की यानी दक्षिण जो दिशा में जो भी देश है, इन देशों के बीच में जो भी समस्या होती है उस समस्या को निपटाकर अशांति को दूर करना, यानी वहाँ जो अशांति है उसको शांति के रूप में लाने के लिए काम करना। ये जो सार्क परिषद है, ये सार्क परिषद करती है। ठीक है। अगला जो है, अगली जो संगठन है उसका नाम आसियान। ये जो है साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन। इसमें कुल मिलाकर नेशन, इसमें कुल मिलाकर 10 सदस्य है। इनका जो मुख्यालय है इंडोनेशिया जाकार्ता, बराबर है, इंडोनेशिया जाकार्ता है। इन जो आसियान है, इनका जो उद्देश्य और कार्य ये है, या दक्षिण या पूर्व भाग में जो एशियन देशों की आर्थिक विकास और सामाजिक सांस्कृतिक सौहार्द बढ़ाना। दक्षिण और पूर्व दिशा के जो भी देश है
उनका आर्थिक विकास करना है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रोत्साहन देना है और उसको सुधारण बढ़ाने, उसको हिम्मत देने का काम ये जो संगठन है, ये संगठन कार्य करती है। प्रादेशिक शांति को प्रोत्साहित करना और जो भी शांतिपूर्ण व्यवहार चल रहे हैं उसको क्या करना, प्रोत्साहन करना, उसको बढ़ावा देना इस तरह से। इसके बाद सदस्य देशों को व्यापार वृद्धि के लिए कर में सहूलत देना। ये जो 10 देश है, इन 10 देशों के बीच में जो भी व्यापार होता है, इस व्यापार को वृद्धि करने के लिए, उसको बढ़ावा करने के लिए उसमें जो टैक्स है उस टैक्स में क्या करना, उनको छूट देना, सहूलियत, उनको क्या करना, छूट देना। जैसे कि अपने ये जो देश है 10 देश है, इन 10 देशों के जो उनका जो देश का विकास या उनके जो व्यापार में वृद्धि के लिए उनको तो क्या करना, कर में सहूलत देना है, उसको यानी उसका जो छूट देने का कार्य यह करते हैं। ये इनका उद्देश्य है। समझ में आ गया। इसके बाद है अपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देखिए इसमें क्या है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये जो है अपेक, अपेक जो है ये संगठन है। इसमें कुल मिलाकर 21 सदस्य है। कितने सदस्य है? 21। और इनका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय है सिंगापुर में। इनका मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में है। देखिए ये जो इनका जो उद्देश्य है अपेक का क्या होता है, एशिया प्रशांत महासागर के क्षेत्र में मुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग करना। देखिए क्या करना, एशिया प्रशांत महासागर के क्षेत्र में मुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग करना, सदस्य देशों के प्रादेशिक तथा तकनीकी विकास को प्रोत्साहन देना, ये इन देशों का क्या है, मेन उद्देश्य, इनका कार्य है। बराबर है। ये जो अपेक जो संगठन है, इस संगठन के 2 महत्वपूर्ण कार्य है। ये जो एशिया यानी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, यानी जितने भी देश है, इनको मुक्त व्यापार करना और आर्थिक सहयोग में प्रोत्साहन करना है, सहयोग करना है। उसके बाद जो भी इनके सदस्य है, इन सदस्यों के बीच प्रादेशिक और तकनीकी विकास को प्रोत्साहन देना, इनका ये उद्देश्य है। उसके बाद ब्रिक्स, ये भी आपने सुना है। ब्रिक्स जो है इसमें कुल मिलाकर 5 सदस्य है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना यानी चीन और साउथ अफ्रीका, इस प्रकार के ये कितने सदस्य है? 5 सदस्य है। इसको ब्रिक्स परिषद भी बोलते हैं। इसका इनका जो मुख्यालय है, इनका मुख्यालय चीन सांघाई का है। चीन सांघाई, सांघाई शब्द आपने सुना है क्योंकि कोरोना में, ये कोरोना में इस शब्द का बहुत, यानी देश का जो चीन के जो सांघाई है, इन देश का उस प्रदेश का नाम अपने बहुत लोगों ने सुना होगा। तो ये जो ब्रिक्स परिषद है, BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, इन देशों को मिलाकर उन्होंने ब्रिक्स परिषद ने स्थापित किया, संगठन स्थापित किया है। और इनका जो मुख्य उद्देश्य यह है कि संगठन के देशों को अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए निधि उपलब्ध कराना। देखिए ये जो इनका मेन उद्देश्य क्या है, जो संगठन देश है इनको आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा करने के लिए, वृद्धि करने के लिए निधियों को उपलब्ध कराने, पैसे को उपलब्ध करा के देना, आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाना। जो अपने 5 देश है इन देशों में आर्थिक सहयोग बढ़ाना है और आर्थिक सुरक्षा मजबूत करना, यानी उनका जो आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति को क्या करना है, मजबूत करना है, उसको सुरक्षित रखने का काम क्या करना है, ये जो ब्रिक्स परिषद है ये ब्रिक्स परिषद करती है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो संगठन है, ये कुल मिलाकर कितने संगठन है? 8 संगठन है। 8 संगठन का उद्देश्य है
कि आप ये सारे जो उद्देश्य, इस उद्देश्य ये बात समझ में आ गई, जो भी संगठन बनाई गई है वह संगठन क्या करती है, अपने देश के या अपने संगठन के जो देश है उनको उनका आर्थिक स्थिति बढ़ाना, हाँ, वहाँ की जो लोगों का रहन सहन बढ़ाना, या उन देशों को विकसनशील देशों के साथ क्या करना, अच्छी तरह से व्यापार करना और अपने व्यापार में वृद्धि करने का ये काम करना, यही इन संगठन का मुख्य उद्देश्य कार्य होता है। ये सारा पढ़ने के बाद आपको समझ में आया। इसके बाद देखिए, ये जो मैप है, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है। इस मैप में आपको इस प्रकार का मैप बुक स्टोर में मिलता है, जनरल स्टोर में। आप इसको लाइए और इसमें कुल मिलाकर यहाँ दिया है आकृति 9.4 संसार का मानचित्र रेखांकन है। ये पूरे संसार का मानचित्र है। और ये लाकर क्या करना है आपको, अपेक देश और सार्क परिषद, हाँ, अपेक के कितने हैं 12 और सार्क के कितने हैं 8, बराबर है। अपेक और सार्क 8 और ये 12, ये जो देश है इन देशों को क्या करना है, इसमें दर्शाने का काम करना है। इस चित्र में आपको ये काम करना है, बराबर है। तो आप कर सकते हैं, देश में देखकर आपके पास बुक रहेगा, टेक्स्ट बुक में ये जो देश है ये देश दर्शाया गया है, उसको देखकर आपको ये जो मानचित्र है पूरे विश्व का, उसको क्या करना, आपको पूरा करना है। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ एक चित्र भी दिया है, डायग्राम। लेकिन इसके पहले आपको ये देखना है कि ये जो वस्तु है, किसी वस्तु का उचित प्रकार से प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण होता है। वस्तु की कीमत, उसकी वस्तु की गुणवत्ता, श्रेणी और वस्तुओं का उपभोक्ता के समक्ष वस्तुओं की किस प्रकार रखा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो व्यापार होता है, इस व्यापार में हमें एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि कोई भी वस्तु हम बेचने के लिए रखते हैं, तो रखते समय हमें उस वस्तु की कीमत क्या रखनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी क्या है, उसकी कौन सी श्रेणी में उसको गिना जाएगा, और उस वस्तुओं को उपभोक्ता के समक्ष वस्तु किस प्रकार रखी जा सकती, ये महत्वपूर्ण बात है। अगर हम उसको अच्छी तरह से अगर रखेंगे, बराबर है, उस वस्तु को हम अच्छे तरह से रखेंगे, उसको जाहिरात करेंगे, तभी क्या होता है, उस वस्तु को हम बेच सकते हैं। इसे पुस्तकी भूगोल की भाषा में विपणन कहा जाता है। भूगोल की भाषा में इसको क्या कहा जाता है, विपणन कहा जाता है। विपणन का अर्थ है वो किसी भी वस्तु को उचित ढंग से प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण होता है, बराबर है। किसी भी वस्तु का उचित ढंग से प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण होता है। यानी जैसे कि उस वस्तु की कीमत, उसकी गुणवत्ता, उसकी श्रेणी और उसको उस उपभोक्ता के समक्ष उस वस्तुओं को क्या करना, रखना। तो इस तरह से ये जो है, ये जो वस्तुओं को क्या किया जाता है, रखा जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद देखिए, ये जो विपणन पद्धति है, ये मार्केटिंग, उसको विपणन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको मार्केटिंग कहा जाता है। बिक्री, देखिए, बिक्री वृद्धि की कला को विपणन कहते हैं। देखिए, बिक्री यानी बेचना, बिक्री वृद्धि की कला को विपणन यानी मार्केटिंग कहा कहते हैं। उचित विपणन से व्यापार में वृद्धि होती, बराबर है। हम मार्केटिंग कैसे करेंगे, उस पर अपना जो व्यापार है, उस व्यापार में क्या होती है,
वृद्धि होती है। तो इसी प्रकार ये जो व्यापार पद्धति है, जो व्यापार पद्धति यहाँ आपको दिया है कि धोंडीबा का जो माल है, उसको बेचने के लिए उनके जो पुत्र है, उन्होंने पुत्र के, देखिए धोंडीबा के कृषि माल में इनकी कमी थी, वह कमी धोंडीबा के पुत्र ने दूर कर दी। तो इस प्रकार जो औद्योगिक उत्पादन है, उस उत्पादन को कृषि माल पर प्रक्रिया कर कर उपभोक्ता की दृष्टि से वस्तुओं के स्तर पर वृद्धि होती है और इससे वस्तु की कीमत तो मिलती ही है, साथ ही ऐसी वस्तुओं की मांग भी बढ़ सकती है। देखिए जो वस्तुएं आप प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं हम, उसमें से कुछ वस्तुओं की सूची दी गई है और उन वस्तुओं के सामने आप जिस कंपनी की वस्तुओं का उपयोग करते हैं उसके उत्पादन का नाम लिखना, उसकी जानकारी का स्रोत भी लिखी है। ये दिया है यहाँ वस्तु का नाम, उत्पादन का नाम और जानकारी का स्रोत, जैसे कि दांत का पाउडर है, मंजन का चाय पत्ती या कॉफी पाउडर है, नहाने का साबुन है, बालों का तेल है, बिस्किट है। देखिए ये सारी जो जानकारी है, ये जानकारी भरने के बाद हमें ये ध्यान में आएगा कि जो वस्तु का उपयोग हम करते हैं या लाते हैं उसकी गुणवत्ता कितनी महत्वपूर्ण है, या उसका उनकी जो विज्ञापन का हम पर कितना प्रभाव पड़ता है, या प्रत्येक वस्तुओं के लिए प्रत्येक वस्तु के संबंध में संपूर्ण जानकारी नहीं होती, परंतु वस्तु यदि हम उपयोग कर देखें तो उसका जो गुणवत्ता हमें पता चलता है। ये इस डायग्राम से हमें पता चलेगा। तो हमें ये डायग्राम आपको भरना है। उसके बाद देखिए ये विपणन पद्धति का जो महत्व क्यों है, क्योंकि जो आधुनिक औद्योगिक समाज की रचना या वैश्वीकरण, उत्पादन के अनेक विकल्प उपलब्धता, ये वर्तमान व्यापार की संरचना है। अगर हम व्यापार और विपणन व्यवस्था अत्याधुनिक महत्वपूर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण होती है, इसके लिए विपणन द्वारा ही अनुशासन पद्धति से ही हम व्यापार में वृद्धि ला सकती है। एक ही समय में उत्पादन को बड़े पैमाने पर हम क्या कर सकते हैं, वितरित किया जाता है और इसके लिए ये जो उत्पादन को अधिक से अधिक उपभोक्ता तक पहुंचाना जा सकता है। इसके लिए ये जो विपणन पद्धति यानी मार्केटिंग पद्धति है, इस मार्केटिंग पद्धति को उपयोग में लाना जरूरी है। उत्पादन का विक्रय मूल्य भी बढ़ता है और विक्रय मूल्य अगर बढ़ेगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, व्यापार में वृद्धि हो जाएगी, आर्थिक विकास बढ़ेगा। आज के युग में विपणन ये व्यापार व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण आधार है। आप जिस प्रकार जाहिरात करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, तो उसी के आधार पर अपना जो वस्तु है या अपना जो व्यापार है, व्यापार क्या होता है यानी उसकी व्यापार मूल्य आपका बढ़ जाता है। इसके लिए आज के युग में जो जाहिरातबाजी विपणन है, विपणन को महत्वपूर्ण माना गया है। विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता में आवश्यक भावना निर्माण की जाती है और अधिक से अधिक हम क्या कर सकते हैं, उसको बेचने का अपना जो मुख्य उद्देश्य है, उस मुख्य उद्देश्य तक हम पहुंच सकते हैं। विपणन व्यवस्था पर सूचना, प्रौद्योगिकी, संचार आदि साधनों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और इसके कारण आज पूरे विश्व में ये जो सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति आज पूरे विश्व में बड़ा एक व्यापार का केंद्र बन गया है। ये एक विपणन पद्धति है। देखिए ये आपको देखना है, जैसे कि आज पूरे देश में अगर हम देखते हैं तो यहाँ जो वर्गीकरण किया है, ये जो वर्गीकरण में आपको देखना है उत्पादन, बराबर है, वस्तु, उत्पादन, वर्गीकरण, मूल्यांकन, लेबल और पैकिंग, और इसके बाद उसकी कीमत, विक्री कीमत और वितरण। इस प्रकार आपको क्या करना है। जैसे कि चावल का है, देखिए बासमती, उसमें अखंडित टुकड़े वाला दुबार, कंपनी का नाम, चिन्ह, नंबर, उत्पादन के स्तर, वर्णन, जांच के अनुसार और मूल्य, विज्ञापन और आकर्षक पैकिंग। इस प्रकार अगर हम व्यापार करेंगे तो अपना जो
व्यापार है या वस्तु है, वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इस तरह से क्या करना है आपको, अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस करते समय या व्यापार करते समय आपको क्या करना चाहिए, इस प्रकार से ये जो वस्तु है, वस्तुओं की कीमत, उसकी जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण आपको करके फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको उसकी जो विपणन पद्धति है उसको मार्केटिंग या उसकी जाहिरातबाजी कर कर आप वस्तुओं को बेच सकते हैं। इसके बाद जो अंतिम जो यह है, आज अगर हम देखते हैं तो पूरी तरह से आज पूरे विश्व में जो अंतर जाल के यानी आज ये मार्केटिंग जैसी जो साधन है, इस साधनों का उपयोग करके आज जो व्यापार है वे व्यापार पद्धति चल रहे। आज आधुनिक जो ऑनलाइन पद्धति है, आपको पता है आज अमेजॉन, हाँ, ऐसी जो कंपनी है वो कंपनी अपना क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ई मार्केटिंग जैसे साधनों का उपयोग करके आज अपना जो वस्तु है, वस्तु यानी व्यापार कर रहे हैं। तो इसके लिए जो उत्पादन का विज्ञापन करते समय हमें झूठ, फंसाने वाला या अतिशयोक्ति विधानों का उपयोग कर ग्राहकों को फंसाना या अन्य वस्तुओं को दोष बताना यदि आदि के कारण कई बार विज्ञापन में विश्वसनीयता खो जाती है। देखिए, जो व्यापार हम कर रहे हैं करते समय ग्राहकों को फंसाना या झूठे विज्ञापन करना या अतिशयोक्ति कर कर या दूसरों की जो वस्तु है उसको क्या कर खराब है, वो दोषपूर्ण दोष है ये न बताते हुए आप क्या करना, अपनी वस्तु कितनी अच्छी है और हम उसका क्या फायदा है, उसका क्या लाभ हो सकता है, ये हमें बताना जरूरी है। अगर आप इस प्रकार के झूठे, फंसाने वाले, अतिशयोक्ति विज्ञापन करेंगे तो आपकी जो विश्वासार्हता होती है वो क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से खो जाते हैं। तो इसी तरह से जो आज हम ये जो विपणन करते समय या दिखते समय योग्य नीतियों का पालन करना आवश्यक है, बराबर है। उपभोक्ता को विज्ञापन से सावधानी से रखना चाहिए, बराबर है। विपणन करते समय ये जो व्यवहार जाहिरातबाजी करते समय जो कानून बनाया गया है, जो विपणन को सावधानी से रखना चाहिए, उसके लिए जो उपभोक्ता संरक्षण कानून जो बनाया गया है, इस कानून को ध्यान में रखते हुए और अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसका जो मूल्य है या वस्तुओं को जो खरीदने की जो उपभोक्ता वस्तु है उसको किसी प्रकार की हानि नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से ये जो पद्धति है, ये पद्धति क्या करना आपको खरीदते समय या वस्तुओं के मूल्य को देखते समय ये सारी बातें हमें ध्यान में रखकर हम वस्तुओं को या व्यापार की जो पद्धति है, इस व्यापार की पद्धति से क्या करना आपको देखना जरूरी है। तो इस तरह से ये जो व्यापार पद्धति है यानी व्यापार की जो भी विपणन है, उसके बाद व्यापार के जो संतुल्य विश्व के व्यापार संगठन है, इनकी सारी जो जानकारी है, ये जानकारी मैंने आपको दे दिया है। किसी बच्चों को कुछ अगर क्वेश्चन पूछना है, कुछ डाउट्स है तो बच्चे पूछ सकते हैं आप अभी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो। विश्व का व्यापार कैसे होता है? विश्व व्यापार, देखिए विश्व अंतरराष्ट्रीय, इसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय बाह्य व्यापार, बराबर है। अंतरराष्ट्रीय बाह्य व्यापार किसे कहते हैं, एक देश से अन्य देश, दो या दो देशों के बीच में जो व्यवहार होता है, उसे विश्व व्यापार संगठन व्यापार कहते हैं। जैसे कि विश्व व्यापार संगठन के लिए ये जो आर्थिक संगठन बनाए गए हैं, कई कई लोगों ने, जैसे कि ये 8 जो व्यापार संगठन है, तो व्यापार संगठन विश्व के ये एक देश के अन्य देशों के साथ जो व्यापार होता है उसे विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, बराबर है। जैसे कि मैंने विश्व व्यापार संगठन को इंग्लिश में क्या कहा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है विश्व व्यापार संगठन का
संगठन है। इसमें कुल मिलाकर 164 सदस्य है। इनका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड जेनेवा है। और इनके जो कार्य क्या क्या है ये आपको मैंने बताया। इनके कार्य ये है कि जैसे कि व्यापार से संबंधित मतभेद निपटाना है, बराबर है, व्यापार की व्यापार नीति को देखरेख करना है, विकसनशील देशों के साथ तकनीकी की सहायता से प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ चर्चा करने के लिए जो मंच है ये मंच को उपलब्ध करके देना है। ये विश्व व्यापार संगठन का कार्य है। ओके हाँ सर, थैंक यू सर। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? देखो बच्चे, आज हम व्यापार इस पाठ का अध्ययन किए हैं। इसकी बहुत सारे जो क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा, उसको लिखना है। आयात निर्यात किसे कहते हैं, व्यापार की परिभाषा क्या है, हाँ? उसके बाद विपणन पद्धति किसे कहते हैं, विपणन करते समय में कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर है। इसका भी अध्ययन हमने किया है। ये सारा जो उसके बाद आपको विश्व व्यापार संगठन के जो सदस्य है, विश्व के कुछ व्यापार संगठन के जो संगठन है, इनका भी जो हमने अध्ययन किया है, ये सारा जो है आपको लिखना भी है, पढ़ना भी है। और उसके बाद इसके पाठ के नीचे जो स्वाध्याय के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी आपको रीड करना है। और बाकी का जो सिलेबस है, ये सिलेबस भी आपका यहाँ पूरा हुआ होगा। ओके, थैंक यू।